तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे एसिड और बेस को डिफाइन करने के कई मेथड पढ़ लिए थे और साथ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कर लिया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस करेंगे और साथ में आपका कुछ सॉल्ट के बारे में लिख लेंगे और बाद में एसिड और बेस कैसे बनता है ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आज टाइप ऑफ बेस। तो नीचे हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ बेस। तो देखो बेस के बारे में पहले से मैंने सब डिफाइन कर रखा है ये, ठीक है। लिटमस पेपर को जो ब्लू कर देता है वो बेस होता है। बाकी ऑलरेडी बेस के क्या क्या डिफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बेस में आते हैं सीधा सीधा। तो देखो सबसे पहली बात तो बेस इस बात से मतलब डिसाइड होता है कि वो कितने OH माइनस को रिलीज करता है या फिर वो कितनी बार एसिड से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो नीचे लिखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स बेस रिएक्ट विथ एसिड, नंबर ऑफ टाइम बेस रिएक्ट विथ एसिड। तो देखो इसमें जो सबसे पहला होगा वो होगा आपके पास मोनो एसिडिक बेस। तो देखो बेस तो है पर वो मोनो एसिडिक, मतलब वो बेस क्या होगा, एसिड से क्या होगा, एक ही बार रिएक्शन करेगा। तो इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस रिएक्ट ओनली वन टाइम विथ एसिड, ठीक है। तो ये सिर्फ एसिड के साथ कितने बार रिएक्शन करेंगे, सिर्फ एक बार। तो इसमें जैसे एग्जांपल NaOH, देखो यहाँ पे एक ही OH है, NaOH, KOH, LiOH। तो ये जितने भी बेस है ये सारे के सारे कैसे बेस है, इवन NH4OH। तो ये सारे के सारे कैसे बेस है, मोनो एसिडिक बेस। ये सब एसिड के साथ क्या होता है, एक ही बार रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फिर इसमें सेकंड लिखो। तो सेकंड लिखते हैं आपके पास क्या होगा, वो होगा डाई बेसिक एसिड, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। तो डाई एसिडिक बेस का मतलब कि ऐसे बेस जो एसिड के साथ दो बार रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि तो इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस कैन रिएक्ट विथ टू टाइम्स विथ एसिड्स, कैन रिएक्ट 2 टाइम विथ एसिड। तो ये ऐसे बेस जो एसिड के साथ दो बार रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, डाई एसिडिक बेस। मतलब यहाँ पे दो OH होते हैं, जैसे आपके पास CaOH ट्वाइस, जिसको हम लोग कई बार लाइम या फिर बेटर होगा इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, या फिर BaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपके पास बेस होते हैं तो ये आपके पास कहलाएंगे डाई एसिडिक बेस, ठीक है। तो ऐसे बेस जो एसिड के साथ दो बार रिएक्शन करें वो क्या कहलाएंगे, डाई एसिडिक बेस, ठीक है। इसमें फिर थर्ड लिखते हैं, थर्ड लिखो ट्राई एसिडिक बेस। तो इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस कैन रिएक्ट 3 टाइम्स विथ एसिड्स। तो ये एसिड के साथ 3 बार रिएक्शन कर सकते हैं, 3 टाइम्स, कैन रिएक्ट 3 टाइम्स विथ एसिड। तो जैसे एग्जांपल AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, ठीक है। तो देखो सब मेटल ही लेना है क्योंकि आपको पता होता है मेटल से नॉर्मली बेस बनते हैं, नॉन मेटल से एसिड बनते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। तो ये आपका हो गया ट्राई एसिडिक बेस जो 3 बार रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये क्लासीफाई करने का पहला तरीका था। दूसरा क्या होता है, सेकेंड डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेटेड है। तो उसमें फर्स्ट लिखो कंसंट्रेटेड बेस। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस टाइप ऑफ बेस वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्योर बेस इज टेकन। तो जो प्योर बेस होगा जहां वाटर नहीं होता वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। और इसमें सेकंड लिखो डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट का मतलब कि आपने क्या किया, बेस में पानी मिला दिया, ठीक है, वाटर। तो इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ बेस वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ बेस, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ बेस, ठीक है। तो इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, क्या होता है, बेस के साथ। तो ये डाइल्यूट कहलाता है, बस, ठीक है, ये हो गया। अब एक
और नीचे लिखो लिखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बेस कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस से कि वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पता होता है जो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है, और वीक मतलब जो पूरा डिसोसिएट नहीं करता। तो इसमें नीचे लिखो, तो पहले लिखो स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, दैट इज दे आर 100% आयनाइज्ड। तो इसमें एग्जांपल लिख लो NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। तो आप इसमें नीचे पॉइंट लिख लो जो ध्यान रखना, तो लिखो ऑल द बेसिस ऑफ alkali metal, all the bases of alkali metal and alkaline earth metal are strong base. All the bases of alkali metal and alkaline earth metal are strong base except base of lithium and beryllium, तो एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी बेस लो वो पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट करता है, तो सारे बेस कैसे स्ट्रॉन्ग बेस। सिर्फ दो को छोड़ के लिथियम एंड बेरिलियम। इसमें नीचे लिखो, पहला हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे लिखो सेकंड वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस does not dissociate completely in water, that is they are not 100% ionized, ठीक है, ये 100% आयनाइज नहीं होते। तो जैसे भी बताया कि दो तो कंफर्म है, लिथियम का बेस वीक होता है, तो लिथियम का बेस, बेरिलियम का बेस, और लिख लो एग्जांपल NH4OH, ठीक है, तो ये लिख लो, ठीक है। और एक लास्ट क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ बेस, तो इसमें पहला लिखो मिनरल बेस। अरे जो अर्थ से निकलता है वो भाई मिनरल बेस है, तो नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बेस आर फाउंड इन अर्थ। इसमें नीचे लिखो ऑल द बेसिस ऑफ alkali metal, alkaline and alkaline earth metal, all the bases of alkali metal and alkaline earth metal are mineral base, they are found in earth। तो वो अर्थ से जब भाई खुदाई करते हैं तो निकलता है, तो अर्थ में मिलता है। सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनिक बेस। अरे हमारी बॉडी में भी तो कुछ बेस होगा ना, हमारी बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो नीचे लिखो दिस टाइप्स ऑफ बेस आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। इसमें नीचे लिखो ऑर्गेनिक बेस जनरली कंटेन नाइट्रोजन, कंटेन नाइट्रोजन। तो अगर ऑर्गेनिक बेस को पहचानना होगा तो क्या ढूंढना, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले जो बेस होते हैं वो आपका यही होते हैं, जैसे ये हो गया आपके पास, जैसे CH3, CH2, NH2, ऐसे ढेर सारे बेस होते हैं, ठीक है। बस नाइट्रोजन को ध्यान रखना हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो OH नहीं है, अरे ब्रॉन्स्टेड में क्या बताया था, जो H+ ले सकता है तो इसके पास लोन पेयर है, देखो, और ये एक H+ ले सकता है, ये भी बेस है ये, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस है ना, तो किसी के भी अकॉर्डिंग बेस चलेगा। तो आप कैसे पहचानोगे, कोई भी ऐसा बेस जहाँ पे नाइट्रोजन है तो वो आपके पास कैसा बेस कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा ऑर्गेनिक बेस। तो अब हम लोग देखो एसिड पे आते हैं फिर से, तो नीचे अब लिखो हेडिंग लिखो एसिड्स, फिर नीचे लिखो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, कि एसिड को कैसे बना सकते, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कि एसिड कैसे बनता है, ठीक है।
तो इसमें नीचे लिखो व्हेन, पहला लिखो फर्स्ट मेथड लिखो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एनी नॉन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर इट फॉर्म एसिड। तो वो एसिड बनाता है, इट फॉर्म एसिड। जैसे एग्जांपल लिखो पहला, अगर आप H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ करोगे, देखो आपके पास या तो इसमें हाई टेम्परेचर होना चाहिए, डेल्टा देखो मैं लिख देता हूँ, या तो हीट होना चाहिए या फिर होगा सनलाइट, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। दोनों में से कोई, मतलब दोनों होना जरूरी नहीं है, या तो सनलाइट, तो सनलाइट से भी गर्म हो जाता है, या फिर हीट तो इससे बनेगा 2HCl। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, हीट जो होता है उसको लिखने का सिंबल ये होता है, ये डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो कहीं पे भी अगर रिएक्शन में डेल्टा लिखा है तो समझ लेना ये हीट का सिंबल है। ठीक है, ये तो हीट का सिंबल क्या होता है, तो हीट का सिंबल डेल्टा होता है। और अगर कभी सनलाइट देना है तो सनलाइट का रिएक्शन ध्यान रखना, कई बार ये होता है H और ये न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी H न्यू। अरे H न्यू भी लिखा हो सकता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बस ये सनलाइट का सिंबल होता है H न्यू, मतलब ये लाइट के, सनलाइट के एनर्जी का फॉर्मूला होता है H न्यू, तो ये H न्यू भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन के रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, तो एसिड बनता है। दिस इज सनलाइट ओनली, सिंपली मैं लिख देता, चलो सनलाइट। ठीक है, पहला हो गया। तो इन सारे एसिड्स में देखो ऑक्सीजन नहीं है, और अगर आपको ऑक्सीजन वाला एसिड चाहिए तो देखो इनको, जो ऑक्सीजन नहीं तो सिंपल वाला एसिड, अगर ऑक्सीजन वाला एसिड चाहिए तो अगर आपके पास किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इससे एसिड बनता है। तो इसमें नीचे लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल dissolve in water it always form acid। dissolve in water या फिर it always form acid, या फिर इसमें ब्रैकेट में लिख लो when oxides of non metal react with water it will form acid। ठीक है, react with water भी कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास SO3 है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो H2SO4 बनता है। ठीक है, और अगर आपके पास SO2 होता है और इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करोगे तो H2SO3 बनता है, ऐसा होता है। और लिख लेते हैं, अगर आपके पास P2O5 है, अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो H3PO4 बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3, इसको 2, देखो पूरा बैलेंस है। तो ये रिएक्शंस आप याद कर सकते हो। अगर N2O5 की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो ये बनता है 2 टाइम HNO3, देखो पूरा बैलेंस होगा। अगर N2O3 होता है और अगर इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो 2 टाइम HNO2 बनता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आप समझ रहे हो, बस मतलब जो भी ऑक्साइड्स होंगे वाटर के साथ रिएक्शन तो एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैसे एसिड जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। तो एक्चुअल में एसिड को बनाने की यही 2 मेन मेथड है, एक मेथड और लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो लिखो थर्ड लिखो व्हेन नॉन मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब पता होगा जो पहले आपको, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख लो बस ऐसे। थर्ड लिख लो व्हेन, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता कोई बात नहीं, लिखो व्हेन नॉन मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन इट ऑल्सो फॉर्म एसिड। It also form acid when non-metal undergo oxidation it also form acid। तो जैसे देखो एग्जांपल एक देखो, सल्फर का रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड से करते हो तो इससे बनता है H2SO4, इसको बैलेंस करते तो ये 2 टाइम होगा प्लस N2 गैस, और क्या बचा इसमें, रुको ऑक्सीजन कितने थे 6, तो हाँ N2 प्लस O2, मेरे हिसाब से पूरा बैलेंस होगा, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप फॉस्फोरस का रिएक्शन
H2SO4 के साथ करते हो तो ऐसे केस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे बनता है H3PO4। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होता है। प्लस इससे बनता है SO2। इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3 कर देते हैं। अगर इसको 3 करेंगे, दिस मस्ट बी 2, दिस मस्ट बी 2, सो दिस मस्ट बी, अगर इसको 3 किया, मैं बैलेंस कर रहा हूँ एक्चुअल में। सो बैलेंस करने पे ऑक्सीजन 12 एंड उधर कितने हैं आपके, उधर ज़्यादा ऑक्सीजन है, उधर आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमें इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई ये बैलेंस रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन 16 है 16। ठीक है, तो ये तरीके, इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है। फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो सकता है, बस को याद कर लो। तो ये एसिड्स को बनाने का कुछ मेथड, तो मेनली ध्यान रखना हाइड्रोजन का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के वाटर के साथ। ठीक है, अब इसमें आगे लिखते हैं, नीचे लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, एसिड का कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो शुरू के 2 रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ही चाहिए एक्चुअल में। अगर कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, उसका रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करते हो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट ऑलवेज रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें और डिटेल में लिख लेते हैं। सारे के सारे मेटल ये काम करते हैं, पर 5 को छोड़ के, 5 मेटल ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ऑल द मेटल रिलीजेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एक्सेप्ट लिख लो कौन कौन से, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये सब तो पता है, ये सब तो नोबल मेटल है। तो ये 5 मेटल को छोड़ के कोई भी मेटल लोगे, हमेशा क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी मेटल, चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं जिंक ले लिया, HCl से रिएक्शन करोगे, ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ले सकते हो मेटल। सोडियम मान लो ले लिया, आपके पास क्या लोगे, वीक ले लेते हैं, मान लेते कोई एसिड, जैसे HBr ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, NaBr प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सो दिस रिएक्शन will take place with high release of energy, so this will be highly exothermic reaction। ठीक है, कोई भी मेटल ले सकते हो, पर मान लो अगर कॉपर लिया और HBr, तब इनमें रिएक्शन नहीं होता। ये 5 मेटल याद रखना, रिएक्शन नहीं करते, बाकी सब करते हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन ही नहीं होता है। बाकी और कोई लेना चाहो, आयरन H2SO4, तो बनेगा FeSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड से करते हो, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, पर ये 5 मेटल नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है, एक्सेप्ट अबव 5 मेटल। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो व्हेन मेटल ऑक्साइड react with any acid, when metal oxide react with any acid, it always releases water। तो मान लो कोई भी मेटल का आपका, मान लेते हैं कि ये ऑक्साइड है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन सपोज करो एसिड के साथ करते हो, जैसे मान लेते हैं इसकी रिएक्शन के HCl के साथ, तो अब इससे बनेगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है, कोई भी, मतलब कोई भी ऑक्साइड ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करते हो तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड चलेगा, हमेशा क्या रिलीज होगा, हमेशा वाटर रिलीज होगा। बाकी तो जो बनेगा आप समझ ही रहे हो, कॉमन सेंस है ये। जैसे कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास Na2O, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ किया तो इससे बनता है NaNO3 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर देते हैं, देखो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऑक्साइड का रिएक्शन
मेटल के साथ करोगे तो आपका यही मतलब एसिड के साथ करोगे तो यही बनेगा। बाकी एसिड बेस रिएक्शन के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। एरेनियस के बारे में बताया हुआ है कि जब भी एसिड का रिएक्शन बेस से होता है तो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक, ये तो आपको पता है एरेनियस के बारे में। मतलब कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसमें कुछ अलग चीजें करने जा रहे हैं। मैं आपको एक ऑर्डर बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। एक एसिडिक ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कुछ एसिडिक ऑर्डर लिख लो, और ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ ये आपको समझ लो बेसिक है, तो ये पता होना चाहिए। तो याद रखना है कि HF, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड HBr और उससे स्ट्रॉन्ग एसिड HI। ठीक है, HI इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब याद रखना है कि H3PO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। या इसमें एक चीज ध्यान रखना, और H2SO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो को याद रखना है, जब ज्यादा ऑक्सीजन तो एसिडिटी ज्यादा, ऐसे याद कर लो, ज्यादा ऑक्सीजन तो एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, और फॉस्फोरस सल्फर में याद रखना सल्फर की एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसके अलावा चलो नाइट्रोजन में भी करना चाहो तो देखो, ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब मैं आपको हाँ इसमें एक और फेमस जो है वो एक याद रखना कि HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है। H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब इसमें एक चलो ये लिख लो, अब कुछ समझते हैं। ठीक है, एक मैं आपको अलग से रिएक्शन बता देता हूँ, जो अलग रिएक्शन है, जो अगर अच्छा क्वेश्चन आए तो आपको देखने को मिल सकता है, जो अच्छे क्वेश्चन के लिए स्पेशली रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कि एसिड के रिएक्शन बेस से करवाओ, एसिड के रिएक्शन मेटल से करवाओ। मैं कुछ अलग करता हूँ, तो इसमें नीचे लिखो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सॉल्ट। मतलब एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ करें। अब आप बोलोगे सर सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जिसमें कटायन और अनायन होता है। एसिड के रिएक्शन सॉल्ट के साथ करते हैं। देखो क्या होगा, एक इसमें मैं पहले बता देता हूं क्या लिखना है। क्या देखो, जब भी एक एसिड का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ होगा, आपके लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो हमेशा एक एसिड बनेगा और एक सॉल्ट ही बनेगा। मतलब एसिड का रिएक्शन सॉल्ट से करोगे तो दोबारा एक एसिड बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा। ये एक्चुअल में रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। ये एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में बोल सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखना चाहो लिख लो। तो एसिड का रिएक्शन जब सॉल्ट से होगा तो बनता है एक एसिड और एक सॉल्ट। ये रिएक्शन होने में एक ही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, ध्यान रखना, वो ये कि जो रिएक्टेंट वाला एसिड है, रिएक्टेंट पता होगा, तो जो रिएक्टेंट वाला एसिड है हमेशा प्रोडक्ट वाले एसिड से स्ट्रांग होगा। तो इस रिएक्शन को करवाने में या होने में एक ही लॉजिक काम करेगा कि जो रिएक्टेंट वाला एसिड होगा वो प्रोडक्ट वाले एसिड से स्ट्रांग होगा। तो इसमें नीचे लिखो above reaction take place only in one condition when reactant acid is strong and product acid is weak। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? अभी जो लिखवाया ऑर्डर, बस आपको उसी पे बेस क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी आ जाए। जो मतलब फाउंडेशन के लेवल पे तो जो ऊपर जो लिखवाया है बस वही आएगा, उससे ज़्यादा मतलब उम्मीद नहीं करते फाउंडेशन के बच्चों से। तो बस आपको उतने पता होने चाहिए। अब चलो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। अभी HBr का रिएक्शन NaCl के साथ मैंने करवाया। NaCl तो सबको पता है एक सॉल्ट है, ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये लिखना चाहिए लिख लो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या बना? HCl और क्या है? NaBr। तो ध्यान से देखो, ये एसिड, ये सॉल्ट, इससे दोबारा क्या बना? एसिड, इससे दोबारा क्या बना? सॉल्ट। आपको बोला एक ही कंडीशन पे रिएक्शन होगा, जब ये स्ट्रांग होगा और ये वीक होगा। तो हमको पता है भाई HBr जो होता है HCl से स्ट्रांग होता है, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, HBr का रिएक्शन NaI के साथ करते हैं, आयोडीन के साथ होता है ना, आयोडाइज सॉल्ट, यही NaI।
तो क्या बनेगा HI और प्लस NaBr, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड ये है और यहाँ पे एसिड ये है। HI और NaBr में, मतलब HI और HBr में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो हमको पता है कि HI जो है, अरे अभी तो लिखवाया था कि HI HBr से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अभी तो बोला था कि HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने बोला कि ये रिएक्शन एक ही लॉजिक पे चलेगा, इधर वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इधर वाला वीक होना चाहिए। इधर तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा। तो याद रखना है कि रिएक्टेंट वाला एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला वीक होना चाहिए। और चलो एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। H2SO4 लिख लेते KCl। तो H2SO4 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनाएगा K2SO4 प्लस 2 टाइम HCl, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड को बाहर निकाल देता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ सॉल्ट, when acid react with salt, in that case strong acid displaces the weak acid। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो एसिड के बारे में देखो हम लोगों का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बेस के बारे में करते हैं। तो हम लोगों ने अभी एसिड कर लिया, अब देखो बेस पे आते हैं। तो देखो बेस में भी वही लिखो, एक साथ लिखते, तो लिखो बेस का लिखो प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। तो प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो इसमें पहला लिखते हैं, अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन, मतलब किसी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो नॉर्मली बेस बनता है, ठीक है। एक्सेप्ट वही 5 मेटल जो लिखवाए थे, ठीक है। इसमें नीचे लिखो व्हेन, बल्कि लिख लो ज़्यादा अच्छा कि स्ट्रॉन्ग लेते, लिखो व्हेन एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ वाटर दे ऑलवेज फॉर्म बेस एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ये ज़्यादा बेटर है एक्चुअल में। तो हम लोग एल्कली मेटल कोई भी ले लेते हैं, जैसे अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करो तो इससे बनता है NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। कोई भी, इससे मान लेते पोटेशियम का रिएक्शन किया, ठीक है। जैसे मान लेते अगर आपके पास कैल्शियम है तो इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि आपका बेस बनेगा और वो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखो, सेकंड लिखते हैं, इसमें लिखो व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ वाटर दे ऑलवेज फॉर्म बेस, ठीक है। मेटल के कुछ ऑक्साइड्स ले लेते हैं, जैसे अगर आपके पास है FeO, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इससे बनता है FeOH ट्वाइस, ठीक है। जैसे Al2O3, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा Al और क्या होगा OH थ्राइस। तो दिस मस्ट बी 2 एंड दिस मस्ट बी 3 एंड दिस मस्ट बी 2, ठीक है। तो कोई भी मेटल के ऑक्साइड्स ले सकते हो, वाटर में डिसॉल्व करोगे बेस बन जाता है, ठीक है। इवन जैसे मान लो Na2O, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। ये भी आपका बेस बनाने का तरीका हो गया। अब इसके अलावा देखो एक बात को ध्यान रखना है, अगर आपके पास क्या होता है कि मान लो किसी मेटल का कार्बोनेट होता है, बोलोगे कार्बोनेट क्या होता है, देखो CO3 2- को कार्बोनेट बोलते हैं। मैंने ये ABC ऑफ केमिस्ट्री में बताया था, ये कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, उस मेटल के ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दो तो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन
a metal carbonate is heated. When a metal carbonate is heated, it always form metal oxide. When this metal oxide is dissolved in water, they form base. ठीक है, पहले इसको देख लो क्या होता है. अगर आपके पास एक मेटल कार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट करते हो तो रिएक्शन याद रखना क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल जाता है. ठीक है, ये रिएक्शन हमेशा होगा. इसमें एक चीज और लिख लो, एबो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एल्किली मेटल. ये एल्किली मेटल रिएक्शन नहीं देता. एबो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय एल्किली मेटल बट लिथियम गिव्स दिस रिएक्शन. पर लिथियम देता है, बट लिथियम गिव्स दिस रिएक्शन. तो अब देखो पहले एग्जांपल समझते. माने थे कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया तो बनाओ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसको पानी में डाल दो तो बन गया. देखो लाइम बन गया. एक्चुअल में देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं क्विक लाइम. एक्चुअल में दोनों लाइम इसको क्विक लाइम बोलते हैं और इसको बोलते हैं दिस इज सिलेक्ट लाइम. ये दोनों का नाम भी लिख लो. तो देखो बन गया ये बेस. और लिख लेते हैं जैसे माने थे मैग्नीशियम कार्बोनेट. हमेशा यही रिएक्शन होगा और पानी में मिलाओगे तो बन गया बेस. ठीक है, और ले लेते हैं जैसे जिंक कार्बोनेट. ठीक है, अब इसमें चलो कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते हैं. लिथियम एक काम करता है, लिथियम को काम करने में मजा आता है. ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग, बस एक्सेप्शन एक ही याद रखना है कि एल्किली मेटल लिथियम करता है पर बाकी नहीं करते. इसको हीट करोगे कुछ होता ही नहीं. मतलब सोडियम कार्बोनेट लिया, जितना हीट करना चाहो कर लो, बोलेगा कर लो भाई कुछ नहीं होगा. जितना जो करना चाहो कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. कोई भी एल्किली मेटल ले लो लिथियम को छोड़ के, कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, एक और लिख लो, सीजियम भी लिख लो फिर. तो इससे नहीं होगा, बाकी कोई भी कर लो. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्या होता है, बेस बनाने के मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपके पास बेस बनाने के मेथड. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एसिड बेस हो गया काफी. अब हम लोग सॉल्ट पे आते हैं. देखो सॉल्ट क्या होता है, एरेनियस वाले पे जाता है. एरेनियस वाले पे या किसी पे भी जाओ, जब भी एसिड का रिएक्शन बेस से होता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो सॉल्ट कहलाता है. सॉल्ट में क्या होगा, कुछ कटायन होंगे और अनायन होंगे. मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, पर उनको मिला के जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो होगा. ठीक है, न्यूट्रल होगा. ठीक है, इसमें नीचे लिखो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म सॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो सॉल्ट इज मेड ऑफ कटायन एंड अनायन बट टोटल चार्ज on a salt is always zero. That is, salt contain both positive charge and negative charge, but total charge on salt is zero. It is neutral molecule. तो न्यूट्रल होता है, इस बात को ध्यान रखना है. ठीक है, सॉल्ट को अगर आप पानी में मिलाओगे तो एसिड और बेस बना सकते हैं. तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट कैन फॉर्म एसिड एंड बेस. तो एसिड और बेस को बना सकता है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट के. तो देखो क्या होते हैं, जैसे भाई NaCl, देखो है दोनों चार्ज प्लस माइनस लेकिन जीरो है. ठीक है, KCl, CaCl2, माने तो आपके पास हो गया CaSO4. तो देखो यहाँ पे +2 या -2, तो ओवरऑल चार्ज लेकिन जीरो. तो ये सब सॉल्ट के एग्जांपल है. ठीक है,
अब इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट। आप बोलोगे सर डबल सॉल्ट क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल में दो सॉल्ट एक साथ होता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसमें नीचे लिखो, इन डबल सॉल्ट टू सॉल्ट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। टू सॉल्ट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। आप बोलोगे सर ये कैसे बनेगा? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे बनता है ये। पानी लो, पानी में मान लो आपने NaCl मिला दिया, ठीक है, और मान लो कुछ मिला दिया, चलो KCl मिला दिया, NaCl KCl मिला दिया। पानी को हीट करो, ठीक है। आपको पता होता है जब हीट करते हैं तो वाटर वेपराइज हो जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो लास्ट में जो सॉल्ट बचेगा उसमें NaCl भी बचा है और KCl भी बचा, तो दो सॉल्ट एक साथ बचे तो उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे सर पहले से मिला देते तो उतना अच्छा नहीं मिलता। अरे क्योंकि सॉल्ट देखो वो पीसेस में होता है ना, जैसे मान लो कि NaCl, तो NaCl का एक टुकड़ा होगा और KCl का भी एक टुकड़ा होगा, तो टुकड़े थोड़े ना मिलेंगे। पानी में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से दोनों मिल गए, पानी उड़ा दिया, तो जो बनेगा सॉल्ट मतलब एक मान लो एक टुकड़ा आया, उसके अंदर अब उस पीस के अंदर NaCl भी होगा और KCl भी होगा, तो दोनों होंगे, तो वो कहलाएगा डबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें भाई देखो दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट टू सॉल्ट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। इसके कुछ फेमस एग्जांपल लिखते, बहुत फेमस एक एग्जांपल। ये पहला सॉल्ट है, दूसरा सॉल्ट, इसको बोलते हैं पोटेशियम। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग फिटकरी। ये फिटकरी होता है, वाइट क्रिस्टल होता है, आप में मतलब कई लोगों ने शायद देखा होगा। इसको गांव में कई बार यूज करते हैं विलेजेस में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अरे डाल दो, सेटल कर देते हैं इम्प्योरिटीज। या फिर जैसे जो लोग मतलब आजकल तो चलो आफ्टर सेव आ गया, पहले जो लोग जो शेविंग करते थे, शेविंग करने के बाद मतलब अगर आप शेविंग करते हो तो उसके बाद एक वाइट पत्थर लगाते हैं। कई बार आप जाओगे सैलून्स में या मेंस पार्लर में तो वहाँ पे एक वाइट पत्थर होता है, वही फिटकरी है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। तो एक तो हो गए देखो डबल सॉल्ट में पोटेशियम, और देखो क्या हो सकता है, एक इसमें एक दो और लिख लेते एग्जाम्पल। तो एक इसमें एग्जाम्पल होता है FeSO4 एंड NH4 और ट्वाइस SO4.6H2। इसको लिख लो, दिस इज आपका मोहार सॉल्ट। ये सब कुछ मैं नेम लिख रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। साथ में एक एग्जाम्पल होता है KCl MgCl2.6H2, दिस इज कार्नालाइट, ठीक है। तो ये कुछ डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है जो हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ये कुछ डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग देखो कुछ एक दो मॉलिक्यूल और लिख लेते हैं। तो इसमें देखो एक टर्म लिखते हैं आपके पास, वो होता है फ्लोरेसेंस। तो देखो फ्लोरेसेंस क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये क्लोथ है, मान लो कपड़ा है, और अगर आप इसको अपने रूम में रखते हो मान लो, तो आपको पता है कि 2-3 दिन बाद तो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो कैसे ड्राई होता है इसको समझते हैं। देखो अगर आप बाहर धूप में रखोगे, सनलाइट में रखोगे, तब तो हीट से वो वाटर वेपराइज हो गया। पर रूम में कैसे होता है, तो देखो रूम में क्या होता है, जब ड्राई एयर से पास होता है तो ड्राई एयर क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कपड़ा सूख जाता है। और आपको शायद पता होगा जब बारिश होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, एयर ड्राई नहीं होता, इसलिए अंदर जो क्लोथ होता है वो जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि एयर ड्राई नहीं है। जब मतलब देखो एयर अगर ड्राई होगा तो इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा क्लोथ से। अगर वेट एयर है तो वो नहीं करेगा एब्जॉर्ब। और विंटर में क्या होता है, विंटर में एयर ड्राई होता है, और जब ड्राई एयर इससे पास होगा तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो कपड़ा सूख जाता है। या आपने कभी गौर किया होगा, जैसे कपड़ा पड़ा है तो अगर आप फैन का स्पीड मान लो मतलब फैन ऑन कर दो, तो फैन से क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन फास्ट होता है और क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें ड्राई एयर में, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो इफ्लोरेसेंस समझते क्या है, अगर आपके पास कोई सॉल्ट है और उस सॉल्ट में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और अगर उससे ड्राई एयर को पास करो तो ड्राई एयर क्या होता है, उससे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। यही फिनोमेना कहलाता है इफ्लोरेसेंस। तो नीचे लिखो क्या होता है, लिखो व्हेन हाइड्रेटेड
when hydrated salt are placed in dry air, then dry air absorbs water from hydrated salt. Due to this number of water decreases from hydrated salt. This complete phenomena is known as efflorescence. ठीक है, दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। एक सॉल्ट है, इससे पानी को हमने पास किया, वाटर को पास किया, वाटर क्या करेगा, सॉल्ट से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है, वो तो सॉल्ट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो इससे वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, ये फिनोमेना कहलाता है इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें चलो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल लिखते हैं। तो देखो, एक होता है आपके पास वॉशिंग सोडा। मैं कुछ मॉलिक्यूल के नाम भी जो बता रहा हूँ आज सब याद रखने हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। अगर आप इससे ड्राई एयर को पास करते हो तो ये बन जाता है Na2CO3 और डॉट वाटर, और 9 वाटर आप बोलोगे कहा गया, अरे 9 वाटर तो एयर लेके चला गया, तो वो निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपके पास जो होता है ग्लोबल सॉल्ट, इससे भी अगर आप ड्राई एयर को पास करते हो तो ड्राई एयर क्या करेगा, वाटर को निकाल लेगा, तो क्या बनाएगा, Na2SO4, और ये पूरा वाटर इससे निकल जाता है। कितना वाटर निकलेगा वो खुद सॉल्ट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक और लिख लेते हैं इसमें लिख लेते हैं इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट को भी अगर आप ड्राई एयर से पास करते हो तो क्या बन जाता है, इससे बन जाता है MgSO4.H2O, और बाकी जो 6 वाटर है वो आपके पास क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या था, ये फिनोमेना था आपका इफ्लोरेसेंस, जहाँ पे आप कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट को ड्राई एयर मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट से आप ड्राई एयर को पास करते हो। तो ड्राई एयर क्या होता है, पूरा वाटर या पार्सल, कंप्लीट भी या पार्सल भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड फिर जो आपका मतलब सॉल्ट बचता है उसमें वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, फिर नहीं भी बचता। तो ये पूरा फिनोमेना कहलाता है आपका इफ्लोरेसेंस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे एक फिनोमेना, एक दो लिख लेते हैं, आपका हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सब्सटेंस को मान लो रखते हो एयर में, तो वो सब्सटेंस एयर में तो पता होता है वाटर वेपर होता है, तो वाटर वेपर से क्या होता है, मतलब एयर से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कहलाता है आपका हाइग्रोस्कोपिक। अगर मान लो कि जैसे एक सब्सटेंस है, उसने क्या है कि एयर से मतलब वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लिया, पर वो खुद क्या है कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ, या फिर इतना भी नहीं एब्जॉर्ब किया कि एक तरह से आपको दिखाई दे कि वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, बस उसने क्या थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये फिनोमेना कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक। तो इसमें नीचे लिखो इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम वेट एयर and it form hydrated molecule. This phenomena is known as hygroscopic. In this substance absorb the water, but substance is not dissolved in water. सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब तो करता है, थोड़ा बहुत करता है, 2, 4, 6, पर इतना भी नहीं कि डिजॉल्व आपको लगे कि अरे पूरा गीला हो गया। तो इन दिस मतलब पूरा डिजॉल्व, इन दिस सब्सटेंस एब्जॉर्ब द वाटर बट नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इसका देखो सबसे फेमस एग्जांपल है सिलिका जेल। आप बोलोगे सिलिका जेल क्या है, देखो होता क्या है, अगर वाटर वेपर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फंगस लग सकते हैं। तो इसलिए कई बार देखोगे, जैसे अगर आप कोई बैग लो, मान लो कोई ट्रॉली बैग लिया, कोई आपको बैग पैक लिया, तो उसके अंदर एक देखना पैकेट पड़ा होता है, पैकेट, छोटा सा पैकेट, वो पैकेट के अंदर होता है सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्या करता है, अगर मान लो आपने जैसे आपके पास कोई भी ट्रॉली बैग, मान लो कोई भी आपके पास बैग है, आपने उसको बंद किया, तो उसके अंदर हो सकता है वाटर वेपर हो, और अंदर बैग के वाटर वेपर हो,
तो इस वाटर वेपर की वजह से बैग में क्या होगा, फंगस लग सकता है। आप कई बार कई सब्सटेंस को रख देते हो, देखो मतलब लॉन्ग टाइम के बाद निकालो, जैसे क्लोथ, इवन अगर आपके पास मान लो ये टी शर्ट, मान लो आप कोई क्लोथ रख दो 2 साल के लिए, अगर आप रख दो तो उसको अगर निकालोगे तो इसमें देखो वाइट पैचेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंगस आ गया है। तो फंगस कैसे आता है? तो जब वाटर वेपर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फंगस क्रिएट होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कई बार वही, जब आप किसी बैग को रखते हो, स्टोर करते हो, या फिर कई बार कई चीज़ों में, जैसे इवन जो बड़े पानी के बॉटल्स होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कुछ जेल पड़े होते हैं। जैसे मिल्टन का आप लोगे तो उसके अंदर एक जेल पड़ा होता है। वो क्या होता है, वो जेल मान लो आपने उसको बंद किया तो अंदर जो भी वाटर वेपर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फंगस क्रिएट नहीं हो पाता है। तो सिलिका जेल आप लोगों को पता होगा, कई मतलब देखा होगा सबने कि बड़े बड़े मतलब ट्रॉली बैग में या फिर बैग में पड़े होते हैं, एक छोटा सा पैकेट, उसका काम होता है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना, जिससे वो सेफली स्टोर हो सके वो। ठीक है, तो सिलिका जेल हो गया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आप कुछ और लिख लो, जैसे P2O5, तो लिखो डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है, इवन इसमें H2SO4 भी होता है, ये भी आपके पास एक अच्छा खासा होता है। इवन इसमें आपके पास ये लाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब लाइम फॉस्फोरिक एसिड या फिर P2O5। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं पर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, एक इसमें एक लास्ट हम लिख लेते हैं, एक और डिलिक्वेसेंट। डिलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है कि इस बार जो सॉल्ट होगा वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब तो करेगा एयर से, पर साथ में वहां सॉल्युबल भी हो जाएगा। पिछले वाले में सॉल्युबल नहीं हो रहा था, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस एनहाइड्रस salt absorb water vapor from water and form hydrated salt. In this salt is dissolved in water. This phenomena is known as deliquescent. ठीक है, तो लास्ट वाला हाइग्रोस्कोपिक और ये लास्ट वाला वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इस बार सॉल्युबल। इन दिस सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखो क्या क्या होता है। NaOH, KOH। NaOH को शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा, इसका नाम लिख लो, इसको कई बार बोलते हैं ये कॉस्टिक सोडा भी है। और इसको हम लोग बोलते हैं कई बार देखो सोडियम से सोडा, इसको बोलते हैं आपका कॉस्टिक पोटास। ठीक है, तो ये सब वाटर में क्या होता है, एब्जॉर्ब करके आराम सॉल्युबल हो जाते हैं। इसमें और एग्जांपल लिखना चाहो तो जैसे MgCl2, आपका ZnCl2, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। बस ये टॉपिक आपका नियरली खत्म ही हो गया। इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक अलग सा एक्टर मुझे याद आया, एम्फोटेरिक मेटल। देखो मेटल जो होते हैं नॉर्मली बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल जो होते हैं नॉर्मली बेसिक होते हैं नेचर में, पर कुछ मेटल जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों होते हैं। मतलब देखो मेटल नॉर्मली बेसिक होते हैं, तो मेटल किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। पर कुछ मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें नीचे लिखो इसके बारे में। तो नीचे लिखो मोस्ट ऑफ द मेटल आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट ओनली विथ एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखो बट फोर मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो एम्फोटेरिक मेटल आर दैट मेटल which can react with acid as well as base। तो जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए वो कहलाएगा एम्फोटेरिक मेटल। सिर्फ 4 है, लिखना है आपको जिंक, फिर एल्युमिनियम, फिर लेड और टिन। याद कर लो जिंक, एल्युमिनियम, लेड और टिन कैसे, जैप्स। बस ये याद कर लो, ये 4 मेटल ऐसे जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करोगे
तो इससे बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर आप जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तब भी इससे बना देता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, दोनों के साथ। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसकी जगह अगर आप मान लो कोई दूसरा मेटल लेते, मान लो कैल्शियम लेते, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, कैल्शियम रिएक्शन नहीं करता। तो ये एम्फोटेरिक मेटल एसिड के साथ भी करेगा, बेस के साथ भी, मतलब दोनों के साथ करता है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। इसमें आपका ऑक्सीजन का थोड़ा सा कमी हो जाएगा एक्चुअल में। नहीं ठीक है, इसमें अगर यही कर दिया, मान लो इसको सपोज करो इसको 2 किया मैंने, तो दिस विल बी ऑल राइट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सही। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन होगा KL, एकदम सही। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं दे आर एम्फोटेरिक मेटल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज के लेक्चर बस हम लोग यहीं तक करते हैं।